हेलो एवरीवन। आई होप आपकी 12th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक तो बहुत सारा कोर्स आपने रिवाइज कर ही लिया होगा। तो यहाँ लास्ट मोमेंट रिवीजन आपके लिए वी विल डू। हम क्या करेंगे, बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में रिवीजन के बाद में की पॉइंट्स के बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो लास्ट का रिवीजन आपका है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। पहले हम रिवाइज करेंगे क्या टॉपिक्स हैं, जो एक क्विक रिवीजन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो पूरा अच्छे से रिवीजन में अच्छे से यूटिलाइज हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्विक रिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। तो बेनिफिट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? बिल्कुल जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल टू पेरेंट्स, ये तो हमें पता है। टू पेरेंट्स चाहिए इसमें, राइट? टू पेरेंट्स। जब दो पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब दो पेरेंट्स से आपके पास में क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, तो क्या होगा? व्हाट इज बेनिफिट? सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि हमारे पास जितने प्लांट्स होंगे उसमें क्या मिलेगा आपको? वेरिएशन, राइट? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? एंजियोस्पर्म में। ओके, तो एंजियोस्पर्म क्या करते हैं? दो दोज अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मैक्सिमम वेरिएशन हमको मिलता है। क्या फायदा फ्लावर्स होने का? हम अपने इमोशंस शो कर सकते हैं, वी शो लव, वी शो ग्रीव। जब भी कुछ ना कुछ पूजा पाठ होती है हम फ्लावर्स यूज करते हैं। ये तो बेनिफिट है ही, हम हमारे सोशल लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं। प्लस उसके साथ में आपको वेरिएशन दिखने को मिलता है, कितने तरीके तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, कितने तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कितने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये हमारा बेनिफिट क्या है कि दैट वी सी वेरिएशन। ओके, तो वन बाय वन हम ये देखते हैं। हम जब टू पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हाउ द मेल गैमेट, कि मेल गैमेट्स कैसे बन रहा है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, राइट? एंड सारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, जितने भी रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं, उसको बेसिकली हमने क्या कर दिया? तीन पार्ट्स में बांट दिया है। एक पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, राइट? गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा वो होगा आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया माइक्रो एंड मेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द साइज। मेल गैमेट्स हमेशा दे आर स्मॉलर इन साइज, माइक्रोस्पोर्स उनको क्या कहते हैं हम? दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। एंड फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं मेगास्पोर्स, और इन्हीं स्पोर्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टूड? ये तो बेसिक हो गया, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए। क्वेश्चन में आ रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। ठीक है,
और उसके बाद में आते हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है, एंडोस्पर्म हाउ एंडोस्पर्म इज हेल्पिंग इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो टोटली वी आर सीइंग कि गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट्स के बाद में उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड्स कैसे बन रहे हैं, एंड हाउ द फ्रूट इज फॉर्मिंग। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक। Stamen, then formation of microsporogenesis, माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड देन हम ये देखेंगे कि उसमें पॉलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे बेसिक स्टेमन? बिल्कुल, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। हमारे पास एक बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है, ये देखिए, ये हमारा है सिंपल फ्लावर। अगर हम इसको कंसिडर करें तो जब जो सबसे बाहर होता है ये क्या होता है, सेपल, है ना, और सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, होल। ग्रुप के सेपल का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, जो कोरोला है, एक सेपल तो होता नहीं है, एक दो तीन चार पांच कितने सेपल्स होते हैं, है ना, तो इसका जो होल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या फिर आपका एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें ये बताइए कि एक फ्लावर है और उसको अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो उसका अरेंजमेंट क्या रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो उसका अरेंजमेंट क्या रहेगा। तो आपको पता तो होना चाहिए, सेपल सबको पता होता है कि बाहर की साइड होता है, उसके बाद सबको पता है कि पेटल्स होता है, फिर स्टेमन्स होते हैं, फिर अंदर पिस्टिल होता है, बट ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो कैलिक्स। फिर आपका आता है पेटल्स, पेटल के होल को क्या बोलते हैं, कोरोला। फिर आपको आता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को क्या बोलेंगे हम, एंड्रोशियम। और सबसे अंदर के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, पिस्टल, पिस्टल या फिर हम उसको कार्पल भी बुलाते हैं। ये हो गया आपका गायनोशियम। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एंड्रोशियम की। ठीक है, तो मेल या मेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट टिल दिस? ये तो बेसिक्स है और ये आना भी चाहिए, एमसीक्यू बेस पे आ जाएगा, हमें पता ही नहीं कि गायनोशियम क्या होता है, हमें पता ही नहीं एंड्रोशियम क्या होता है। बिल्कुल, चले आगे। ओके, ये है सिंपल सा स्टेमन डायग्राम। आते हैं एग्जाम में तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है स्टेमन, दिस टोटल स्ट्रक्चर। ये जो आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं फिलामेंट,
और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, एंथर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता है कि एंथर का स्ट्रक्चर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, फिलामेंट तो सिंपल है, ये तो स्टॉक है ना। हम एंथर का जब टीएस कट करेंगे, क्या कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम कट करते हैं एंथर का, तो बहुत ब्यूटीफुल सा एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इससे पहले हम ये देखते हैं, आपने देखा होगा जनरली स्टेमन जो होता है वो कनेक्टेड होता है थैलेमस से, है ना। जनरली सारे पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर्स के, वो कहाँ कनेक्टेड होता है, थैलेमस पे। पर समटाइम्स, कभी कभार क्या देखा होगा आपने कि पेटल किससे, सॉरी, ये जो स्टेमन है वो किससे कनेक्टेड है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि स्टेमन किससे कनेक्टेड रहता है, पेटल से, पेटल के बेस से कनेक्टेड रहता है। तो इस केस में जब स्टेमन पेटल के बेस से कनेक्टेड है, तब हम इस तरीके को कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एपीपेटलस। नाउ स्टेमन इज एपीपेटलस, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड। ठीक है, अब हमने क्या कट किया, हमने कट किया टीएस, किसका, एंथर का। तो जब हमने टीएस कट किया एंथर का, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। कैन यू सी, एंथर दो लोब से बना है, दो लोब, दो लोब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो जब ये दो लोब है, ये एक साइड, जब हम इसको कनेक्ट कर देते, ये कुछ इस तरीके का होता है। ये आप बाद में समझेंगे, जब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कट किया, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ये मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम सिर्फ एक सरफेस देख रहे हैं, राइट, हम सिर्फ एक सरफेस देख रहे हैं, एक सेक्शन देख रहे हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये आपको आ गया एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आप यहाँ देखेंगे एंथर के दो लोब हैं, एक आपको ये लोब दिख रहा है और एक ये लोब दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिकली एक लाइन इमेजिनरी खींचते हैं, तो आपको टू लोब दिख रहे हैं, एक ये लोब और ये लोब, राइट। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज बाइलोब्ड। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि बाइलोब्ड क्या है या डाइथिकस क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट क्या है। तो बाइलोब का बेसिकली मतलब क्या है, ये जो आपने कट किया, एक ये लोब, तो जब आप इसे ऐसे कट करते हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दो हो गए, बाई मीन्स टू, बाइलोब्ड। अब आप जब बाइलोब्ड को कट करते तो हर एक लोब में आपको दो थीका दिखाई देंगे, ठीक है। और हर एक थीका के साइड में आपको स्पोरेंजिया दिखाई देगा, ठीक है। सो दो थीका, बाइलोब्ड, टू थीकस, बाइथिकस, डाइथिकस, हम बाई भी बोलते हैं, डाई मीन्स टू, ठीक है। तो हर एक लोब में आपको दो थीका दिखाई देगा। देन उसके बाद में आपको हर एक साइड में, अच्छा यहाँ पे आपको कितने साइज दिखाई दे रहे हैं आंसर के, चार साइज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस कंडीशन को फोर साइड्स, तो फोर साइड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, डाइथिकस, दो थीका दिखाई दे रहा है आपको, एंड ये जो फोर साइड्स में आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये जो पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, दे आर नोन एज स्पोरेंजिया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। यही वो जगह है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो कितने स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रहे हैं, फोर। So that's why it is known as tetrasporangiate. तो क्या पता चला हमें, दो लोब है, एंथर के दो लोब है, दो थीका है, फोर साइड्स है, और हर एक साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। सो एंथर ऑफ
एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड, टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड डाइथिकस। अंडरस्टूड? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो फिर आगे बढ़े, ये तो बेसिक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ जब ये स्ट्रक्चर हम टीएस कट करते हैं तो एंथर के बीचों बीच एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कनेक्टिव। इसका बेसिकली कोई काम नहीं है, बस एक कनेक्टिव है, बीच में टिश्यूज है एंथर के, वो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कनेक्टिव। ओके, मेन काम क्या होता है यहाँ स्पोरेंजिया में? ओके, ठीक है, तो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब यहाँ देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में वो बहुत बेसिकली पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर कितनी है, उन लेयर का काम क्या है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो 4 लेयर्स में, 4 कवरिंग्स में कह सकते हैं, या उसकी वॉल्स जो है, देयर आर 4 वॉल्स। ठीक है, उन 4 वॉल्स का नाम जो सबसे, इसको हम देते हैं लाइक दिस, इसका हम एक पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर है, आउटर वॉल, आउटर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सो आउटर वॉल में सबसे आउटर के साइड में जो होती है दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद में एक लेयर आती है, ये जो लेयर है दैट इज एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोथीशियम लेयर आ गई। एंडोथीशियम के बाद में हमारे पास एक लेयर आती है, इसे कहते हैं मिडल लेयर। बीचों बीच है, बीच में है, इसलिए इसका नाम है मिडल लेयर। ठीक है, उसी की वजह से उसका नाम पड़ गया मिडल लेयर। उसके बाद हमारे पास में सबसे अंदर के साइड में जो लेयर आती है उसे कहते हैं टपेटल लेयर या फिर टपेटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजिया। टपेटम लेयर का काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये एग्जाम में जरूर जरूर आता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया के कितनी लेयर्स हो गई, कितनी वॉल्स हो गई? 4। सबसे आउटर एपिडर्मिस, आउटर, देन एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, एंड देन कम्स द टपेटम लेयर। टपेटम लेयर के और अंदर के साइड में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं स्पोरोजेनस सेल, दैट इज नोन एज स्पोरोजेनस सेल या स्पोरोजेनस टिश्यू। अब वन बाय वन हम ये देखते हैं कि इनका काम क्या है। सबसे आउटर लेयर जो थी वो क्या थी? एपिडर्मिस। उसके अंदर जो लेयर थी, सेकेंड लेयर इनसाइड, दैट वाज एंडोथीशियम। फिर उसके बाद में ग्रुप ऑफ टिश्यूज, दैट वाज मिडल लेयर। और सबसे अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे दैट वाज टपेटल लेयर। टैपेटम, ठीक है, दैट इज टैपेटम। ओके, फिर हमने बात की कि सबसे अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 4 लेयर आपको याद हो गई मेन, दिस इज 4 वॉल, और अंदर बीचों बीच हमारे पास टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, नाउ आउट ऑफ ऑल 4, इन 4 में से ये जो 3 है बाहर के साइड,
ये क्या होती है? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। कैसी नेचर की होती है? प्रोटेक्टिव। दे डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ पॉलन जनरेशन। ठीक है, उनका काम बस ये है कि जब पॉलन अंदर के साइड में पॉलन बन रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारी सबसे इनर वॉल जो आती है, जो है टपेटल लेयर, टेपेटम। दिस इज न्यूट्रिटिव इन नेचर। कैसी नेचर की होती है? न्यूट्रिटिव इन नेचर। ये समझ में आगे बात। पहली बात, बाहर की 3 वॉल्स जो है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर की है, और सबसे अंदर लेयर जो है टेपेटल लेयर, ये क्या करती है? न्यूट्रिटिव इन नेचर है। बेसिकली ये करती क्या है? दिस ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिशन टू स्पोरोजेनस टिश्यू। जो सेल्स हैं यहाँ पे एंथर का द पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उन पॉलन ग्रेन्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एपिडर्मिस सिंगल लेयर की है, प्रोटेक्ट कर रही है। एंडोथीशियम की कैपेबिलिटी क्या है? एंडोथीशियम में एक बहुत अच्छा काम करती है एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम लेयर करती क्या है? एंडोथीशियम लेयर में कैलोज टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं? कैलोज टिश्यूज। और कैलोज टिश्यूज हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हाइग्रोस्कोपिक? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? यस, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर मींस वो क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है और देन उसके बाद में बर्स्ट होती है। इसका मतलब क्या है? आपको पता है, जब यहाँ पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एंथर के बीचों बीच जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो लेटर ऑन क्या करना है? उसका डेहिसेंस होगा एंथर का, तभी तो वो बाहर निकलेंगे। जब एंथर फट जाएगी तभी तो पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल के आएंगे। तो ये क्या करती है एंडोथीशियम लेयर? बाद में जब अब एंथर को फटना है, पॉलन ग्रेन्स बन गए, पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलना है, तो एंथर का डेहिसेंस कराने के लिए जब एंथर डिहाइड्रेट करता है, तो उस मूवमेंट में एंडोथीशियम लेयर जो होती है वो सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब करती है, बर्स्ट करती है एंड ओपन हो जाती है। फिर जब पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, और वो जो रीजन होता है एंथर का वो रीजन जहां से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल के आते हैं, उस जगह को बोलते हैं स्टोमियम। तो क्या हुआ यहाँ पे कि एंडोथीशियम क्या कर रहा है? वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कैलोज टिश्यूज, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, और बाद में एंथर को डिहाइड्रेट होने में, उसको एंथर को डेहिसेंस होने में, उसको फटने में काम करता है, और इसी तरीके से सारा पॉलन क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना? तो एंडोथीशियम का काम ये है। मिडल लेयर जो है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो कहीं किसी हद तक जो फूड फॉर्मेशन है, मिडल लेयर क्या करती है? मिडल लेयर इज अ सोर्स ऑफ फूड, और वो क्या करेगी लेटर ऑन? यही टपेटल लेयर मिडल लेयर से जो फूड होगी वो कहाँ प्रोवाइड कराएगी? स्पोरोजेनस टिश्यूज को कराएगी। या पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेशन होगा, जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा, तब वो सारा का सारा फूड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ पे टपेटल लेयर की खासियत क्या है? What is the importance in tapetal layer? Tapetal layer की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? आपको पता है टपेटल लेयर की खासियत क्या है? टपेटल लेयर के तो साइटोप्लाज्म इतना अबंडेंट होता है, उसके पास में बहुत अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और टपेटल लेयर के पास में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। आपके खुद की बुक में लिखा है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, एनसीईआरटी के बीच बीच में लाइंस में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन सबके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपको बुक भी साथ रखनी है, बुक पढ़नी है, और उसके बाद में उन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ आप लेके यहाँ आके सीखना भी है। तो टपेटल लेयर एंडोपॉलीप्लॉइडी में वो क्या करती है? एंडोपॉलीप्लॉइडी करती है।
मीन्स उसका काम क्या है, डिवाइड होना और अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है, टेपिटल लेयर जो होती है उसके सेल्स के पास में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इस फेनोमेना को, इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोपॉलीप्लॉइडी। ठीक है, कि हाउ डज टेपिटल लेयर हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, बिकॉज दे अंडरगो एंडोपॉलीप्लॉइडी। इस कंडीशन में क्या हुआ, टेपिटल लेयर इज abundant, is having the abundance of cytoplasm, क्या है उसके पास में, yes, abundance of cytoplasm प्लस उसके पास में न्यूक्लियस है मोर देन वन। ओके, तभी हम कहते हैं इट इज बाइन्यूक्लिएटेड, इट इज बाइन्यूक्लिएटेड। ओके, अब बात करते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज की। स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू दे आर बेसिकली उस वही टिश्यूज हैं जिनमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं, वो बनाती हैं पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू नाम से ही पता चल रहा होगा जो स्पोर्स बना रही है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता कैसे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोर्स। एंड दीज माइक्रोस्पोर्स डेवलप, यही माइक्रोस्पोर्स बाद में जाके आपके क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। यही देखेंगे हम कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है, स्पोरोजेनस सेल्स में। कहाँ होता है, स्पोरोजेनस सेल्स में। ये स्पोरोजेनस सेल्स क्या करती हैं, ये करती हैं मियोसिस। अच्छा, मियोसिस क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे मियोसिस क्यों हो रहा है? सेल डिवीजन दो तरीके के होते हैं ना, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, यहाँ पे मियोसिस क्यों हो रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे? What is the ploidy of sporogenous cell? Anyone? Yes. क्या होगी यहाँ पे? Yes, very good. This is 2n, diploidy. क्यों? क्योंकि it is a part of a plant and plant is diploid in nature. अब यहाँ पे हम मियोसिस करेंगे और मियोसिस के बाद में हमको क्या मिलेगा, स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा हमें माइक्रोस्पोर्स। राइट, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स विल वी गेट, कितने माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे हमको यहाँ पे? जब भी स्पोरोजेनस मियोसिस होता है देयर इज ऑलवेज टू डिवीजन, है ना, पहले दो न्यूक्लियस फिर चार न्यूक्लियस। आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 वी विल गेट 4 माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर्स आ गए आपके पास में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपके एग्जाम में आता है कि डिफरेंस क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस में ये डिफरेंस है कि जब स्पोरोजेनस सेल में मियोसिस होता है तो उसके बाद हमको कितने माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। और 4 माइक्रोस्पोर्स में से all four are what, they are potent pollen grain, they are potential pollen grain। यही माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोर आपको क्या बना के देगा, पॉलन ग्रेन बना के देगा। समझ में आ गई बात? ये हो गया स्पोरोजेनस टिश्यूज। स्पोरोजेनस सेल्स में से सबसे पहले जो डिवीजन होगा, जिस सेल का डिवीजन होगा उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल होगी तभी तो डेवलप करेगी, सो इट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। यही MMC मतलब स्पोरोजेनस सेल्स क्या होते हैं, वो तो आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है ना, उसी में से कुछ सेल्स क्या करेंगे, पहले अपने आप को इनलार्ज करेंगे, खूब सारा साइटोप्लाज्म भरेंगे अपने अंदर, और उन्हीं सेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर वो जब पूरे इनलार्ज हो जाएंगे, उनके पास में अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्म है, तब उनके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद आपको मिलेंगे 4 माइक्रोस्पोर। ये जब 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं
तो ये होते हैं डिहाइड्रेट। होता क्या है, जब एक मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, तो हमें क्या मिलता है, 4 माइक्रोस्पोर्स। ये 4 माइक्रोस्पोर्स को क्या कहा जाता है, कितने माइक्रोस्पोर्स मिले आपको, 4, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। कितने, टेट्राड, टेट्राड मीन 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये सब अभी तो ये दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, अभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए, राइट। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये डिहाइड्रेट होंगे। जब एंथर, अब डिहाइड्रेशन के बाद क्या होगा, ये चारों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर ये 4 क्या मिल जाते हैं आपको, वो सेपरेट हो जाते हैं, और चारों आपको क्या बना के देते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब हम एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो आपको क्या मिल रहा है, नाउ ये चारों माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है 4 पॉलन ग्रेन्स में। यहां तक किसी को डाउट, क्या पढ़ा हमने, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद मुझे 4 माइक्रोस्पोर मिले। यहाँ पे ये खासियत है कि ये चारों माइक्रोस्पोर आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, तो जाके मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लो देर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल आई गेट, कितने पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे आपको, 1 से 4, 4 से 16। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर यही क्वेश्चन अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि डिफरेंस कहाँ आ जाता है, इतना किसी को कोई डाउट, ये तो इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम देखते हैं कि एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन इज, क्या कहा जाता है उसको, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट, वेरी नाइस। सो मेल गैमेटोफाइट, अब हम पढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या है उसका। ठीक है, दिस इज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। मेल गैमेटोफाइट जो है, पॉलन ग्रेन जो है, इट इज हैविंग 2 वॉल्स। जो इनर वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, इनर वॉल जो है दैट इज इंटाइन, आउटर वॉल उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। अगर हम देखें तो अलग अलग पॉलन ग्रेन्स, अलग अलग फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स में बहुत डिफरेंस आता है, कलर में डिफरेंस आता है, साइज में डिफरेंस आता है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। और ये जो डिफरेंस है बेसिकली, एक पॉलन ग्रेन दिख कैसा रहा है, वो किसके वजह से आता है, ये जो डिफरेंस है ये आता है एक्साइन की वजह से, एक्साइन की वजह से डिफरेंट साइज में, कलर में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है हर फ्लावर के पॉलन ग्रेन में, किसकी वजह से दिखाई दे रहा है आपको, एक्साइन, एक्साइन बाहर की तरफ है, राइट। अब एग्जाम में क्या आता है कि ये एक्साइन और इंटाइन जो है ये बने किससे होते हैं, एक्साइन के क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि एक्साइन किससे बना हुआ है। एक्साइन जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ऐसा, इसको कहते हैं मोस्टली, मतलब ये क्या है ना, ये हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। अब आप खुद सोचो,
कि नेचर में पॉलन ग्रेन को एक अपनी जगह को छोड़ना है, एंथर को छोड़ना है और जाके स्टिग्मा तक पहुंचना है। तो आप खुद सोचिए, अगर नेचर में बाहर निकलेगा, नेचर क्या स्टेबल होती है? नहीं, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, दैट आपको ह्यूमिडिटी का कंडीशन डिफरेंट आता है, कुछ केमिकल्स ऐसे मिल सकते हैं बीच में, जैसे लाइक अल्कलाई हो गया या फिर एसिड्स हो गए। तो नेचर ने क्या किया है, फर्टिलाइजेशन सही से हो जाए, पॉलिनेशन सही से हो जाए, तो एग्जाइम को कैसा बनाया है, उसको ऐसा केमिकल दिया है जो उसको विद स्टैंड करवा सके, जो उसको बचा सके। क्या करेगा ये? इसको बचाएगा किससे? हाई टेम्परेचर से। अगर हाई टेम्परेचर हो गया या फिर कोई एसिड्स हो गया या फिर ह्यूमिडिटी हो गई, डिफरेंट टेम्परेचर हो गया, so in this way ये क्या करेगा, स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, एसिड्स, एल्कलाई, मतलब किसी भी केमिकल से बचाने के लिए पॉलन ग्रेन को क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलिन। ठीक है। इंटाइन किससे बना होता है? इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किसका बना होता है? सेल्यूलोज इन एंड पैक्टिन। एग्जाम में आता है सेलुलोपेक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना हुआ होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है। अब इस पॉलन ग्रेन में आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे नहीं है स्पोरोपोलिन, कुछ कुछ ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है। तो पॉलन ग्रेन में ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिन का प्रेजेंस नहीं होता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? उस जगह को क्या बोलते हैं? यस, उस जगह को क्या बोलते हैं? जर्मपोर। देख सकते हैं आप? तो जर्मपोर, इस जगह को क्या बोलते हैं? जर्मपोर। ये वो ही जगह है जब बाद में पॉलिनेशन हो जाता है, जब स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है, तो ये वो जगह है जहां से इंटाइन स्वेल होती है और बाहर की तरफ निकल के आती है। यही इंटाइन जो है इस जर्मपोर से बाहर निकल के आती है। दैट लीड्स टू द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इसीलिए इस जगह का नाम है जर्मपोर। ठीक है। फिर इंटाइन वॉल जो है वो बाहर निकल के आएगी और जर्मिनेशन क्या करवाएगी? जर्मिनेशन कराएगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगी। किसका फॉर्मेशन कराएगी? पॉलन ट्यूब का। समझ में आई बात सबको? एक्साइन वॉल स्पोरोपोलिन की बनी है, हार्डेस्ट मटेरियल नोन, उसको विदस्टैंड कराएगा हाई टेम्परेचर से, एसिड से, ह्यूमिडिटी से। इंटाइन वॉल बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। बाद में एक जगह है जर्मपोर, जब पॉलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, तो उसके बाद में उसी जर्मपोर से इंटाइन वॉल जो होगी वो स्वेल होके आएगी और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? अंडरस्टूड दिस वन एवरीवन? ठीक है। एग्जाम में आता है, ये स्पोरोपोलिन के बारे में आता ही आता है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो गया। अब पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो रहा होता है तो पॉलन ग्रेन में डिवीजन होता है। ठीक है। और उस डिवीजन में दो पोर्शन बनते हैं, दो पार्ट्स बनते हैं पॉलन ग्रेन के। एक आपको यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा होगा, एक आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा। तो ये जो ऊपर आपको बड़ा सा दिख रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म भी खूब सारा है, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है। ये है, जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया तो इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। और ये माइटोटिक डिवीजन जो होता है ना, वो असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक का मतलब क्या है? जो आपको दो चीज मिल रही है वो एक दूसरे से के इक्वल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है साइज में। तो यहाँ पे कैसा डिवीजन हो रहा है? असिमेट्रिक। देख सकते हो। और असिमेट्रिक डिवीजन होने के बाद में आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है पॉलन ग्रेन का, इसमें कितने सेल्स दिख रहे हैं आपको? 2 सेल्स दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2। ये जो बड़ा है, लार्ज है, बिगर है,
और ये आपका है स्मॉल साइज, राइट। तो आपको जो ये बड़ा सा सेल दिख रहा है ये होता है वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल होता है? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। खूब सारा खाना है इसके पास में, ठीक है। और स्मॉल जो है वो है जेनरेटिव सेल। क्या है? ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल और ये हो गया जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जनरेट्स द पॉलन, सॉरी, मेल गैमेट, इसीलिए इसका नाम है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव का सेल का काम क्या है? वो सिर्फ जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसका तो अबंडेंस ऑफ फूड है, ठीक है। तो अब देखिए बाद में जब पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उनको डेवलपमेंट देनी होती है, उनको न्यूट्रिशन देना होता है, तो वेजिटेटिव सेल अपना काम करता है। ये जो स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉलन ग्रेन में जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसके बाद में मुझे एक असिमेट्रिक सेल मिला है, इस कंडीशन को मैं बोलती हूँ टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। टू सेल्ड पॉलन ग्रेन, कैसा पॉलन ग्रेन है ये? टू सेल्ड। एंड प्लीज रिमेंबर कि 60%, अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होता है वो इस कंडीशन में होता है। समझ में आई बात? बाद में कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें लेटर ऑन जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इसी जेनरेटिव सेल में एक और माइटोटिक डिवीजन होता है, और इसी सेल में एक माइटोटिक डिवीजन के होने के बाद में जो मुझे पॉलन ग्रेन मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। जेनरेटिव सेल, जो लार्जर जेनरेटिव सेल, सॉरी, जो लार्ज है, जो बिगर है, ये वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा था वो क्या था आपका? जेनरेटिव सेल। और ये माइटोटिक डिवीजन होता किसमें है? जेनरेटिव सेल में। तो अब आपके पास में यहाँ पे कितने सेल्स आ गए? 2 जेनरेटिव सेल्स आ गई। कितनी जेनरेटिव सेल आपके पास में? 2 जेनरेटिव सेल है। तो कितने सेल्स हो गए यहाँ पे? टोटल 3 हो गए। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोला जाता है 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्या बोला जाएगा इसको? 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये पहले ही डिवाइड हो जाता है फिर इसका पॉलिनेशन होता है, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन जो होता है उसी का ही पॉलिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या होता है बाद में जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हो गया, अब क्या करना है? मेल गैमेट्स को फॉर्मेशन करना है, मेल गैमेट्स को पहुंचाना है, तो आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हो गया, ये समझ में आ गई बात आपको कि पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन किस केस में होता है। एग्जाम में आता है कि जब पॉलिनेशन होता है इन दैट कंडीशन, उस समय पॉलन ग्रेन कौन से कंडीशन में होता है, कितने सेल्स होते हैं? तो कितने सेल्स होते हैं? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन होता है, 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है और एक जेनरेटिव होता है। अंडरस्टूड? इतना सबको समझ में आया? अब ये देखते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर अब हमने देखा है कि कभी कभार पॉलन ग्रेन हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये हमें पता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन ग्रेन्स यूजफुल नेचर के होते हैं। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। आपको पता है पॉलन ग्रेन्स के पास में पॉलन किट होती है, ये एग्जाम में आता है। pollen kit is a kind of reward for insects जो होते हैं ना, उनको pollen grain एक क्या करता है? pollen grain as a reward pollen kit जनरेट करता है ताकि इंसेक्ट आए और पॉलिनेशन करवाएं, ठीक है। pollen kit का क्या बेनिफिट है
कि पॉलन किट की वजह से ही इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। प्लस जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर सकते हैं। इंसेक्ट के लिए बिल्कुल यस, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं, जनरली आपको ये सिरप्स या टैबलेट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। जनरली कौन कंज्यूम करता है, ये ना एनर्जी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना, एनर्जी बढ़ाने के लिए काम आती है। तो जनरली हम इसको, ये रेस हॉर्सेस जो होते हैं, रेस हॉर्सेस, उनके लिए, प्लस जो एथलीट्स होती हैं, एथलीट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेनिफिट। पॉलन ग्रेन्स हैव सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, नेचर होते हैं, बेनिफिट होता है इसका, ठीक है। बट समटाइम्स हार्मफुल नेचर के भी होते हैं, बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। समटाइम्स पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये क्या क्या कॉज करते हैं, एलर्जी। जो पाइनस का पॉलन ग्रेन है उसकी वजह से लॉट ऑफ एक कंडीशन होती है, ए हे फीवर। हे फीवर इट इज कॉज्ड बाय द पॉलन पॉल्यूशन। यस, किसकी वजह से होती है, पॉलन पॉल्यूशन की वजह से होती है। हे फीवर एग्जाम में आ सकता है। हे फीवर इज अ काइंड ऑफ एलर्जी फीवर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का अमाउंट जब बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स हो जाती हैं, तो ब्रोंकाइटिस, हाँ, और भी कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस। कुछ लोग होते हैं अस्थमाटिक होते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा मीन्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस प्लस एलर्जीज कॉज करते हैं। एनी डाउट टिल दिस? पॉलन ग्रेन्स, अभी हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर स्पोरोपोलेनिन होता है जो उसको बचा के रखता है बहुत सीवियर कंडीशन से, बहुत अनफेवरेबल कंडीशन से। तो स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस के वजह से, स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस के वजह से ये बेनिफिट है कि हम बहुत लंबे लंबे साल तक, बहुत सालों तक पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। नेचर में हम जानते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स बहुत सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 2000 ईयर, 10,000 ईयर्स तक हमको मिल जाते हैं, इतने पुराने होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोपोलेनिन। इस कंडीशन को यूज करके हम उनको स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर इट, हम इसको पॉलन बैंक, कहाँ पे, पॉलन बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन। और टेम्परेचर क्या रहता है, -196 डिग्री सेल्सियस। हमारे बेनिफिट है। मान लो कि अभी आज हम कोई पॉलिन स्टोर करके रखें, बहुत सालों तक हम रखें, फ्यूचर में अगर वो एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ गया है तो हम उसके यूज करके प्लांट्स जनरेशन कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल वे दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स को बचा सकते हैं, बहुत सालों तक स्टोर कर सकते हैं पॉलन बैंक्स में। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, अब मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कैसा होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसा होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट कौन सा पढ़ेंगे, पिस्टल, पिस्टल, फिर उसके अंदर पढ़ेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, एंड एम्ब्रियो सैक,
माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंपल सा डायग्राम ऑफ pistil and okay students, now moving towards the new topic, that is megasporangium. We have already talked about the male part of the flower, how the male gamete is formed, how pollen grains are formed, how what is the structure of the pollen grains, how the gametogenesis occurs. Now moving towards that, how female part forms the megasporangium and how the embryo sac, the place where the fertilization occurs, how the formation of embryo sac is going on. Okay, so first of all, in the plant, what is the part that is the female, considered as female? That is pistil. You know, the simple structure of the pistil. Pistil is basically divided into three parts, right? Let's go through that. The topmost is the stigma, the place, the sticky place, the sticky part of the pistil where the pollen grain lands, right? The long slender part, that is style, and the base, that is known as ovary. Okay, inside the ovarian wall, ovary की जो wall होती है, inside we have some parenchymatous tissue, we have some spongy tissues known as placenta. Okay, inside the ovarian wall, the inner side, we can find some spongy tissues, that makes the placenta, right? And from the base of the placenta, ovules are attached, right? So see, so placenta is a place from where ovules are attached. So basically in ovaries, ovules are attached to the placenta. Placenta is the way where all the nourishment and all the attachment occurs, right? So see, basically we can consider this as a one ovule if you are if you are considering the structure of one ovule. So base of this, consider this is a placenta. Okay, placenta, the base. From here you can see a stalk, right? And this is a ovule. This complete portion is ovule inside the ovary. So the structure, the stalk by which this ovule is attached to the placenta is known as funicle. Understood? See, this is a very important part, because in the exam purpose, the structure of ovule, it is always asked that what is placenta, what is funicle, from where the ovule is attached to the funicle. So this is a very basic, the students get very confused with that. So funicle is what? Funicle is the stalk where the ovule is attached to the placenta. Okay, okay, this portion, this is the portion of ovule which is attached to the funicle. This portion is known as hilum. So what is funicle? Funicle is the stalk from where the ovule is attached to the placenta, and hilum is the portion on the ovule. ओव्यूल की वॉल पे एक ऐसी जगह होती है जहां से वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल जो जाके अटैच हो रहा है आपके ओव्यूल पे, वो ओव्यूल पे कौन सी पोर्शन है? दिस इज हिलम. सो ओव्यूल का वो पोर्शन जहां पे फ्यूनिकल अटैच हो रहा है उसे हिलम कहते हैं, राइट? ओके, आफ्टर हिलम आपने देखा ये ओव्यूल है. ओव्यूल क्या करता है? बहुत सारी कवरिंग्स बना रहा है. देख रहे, बाहर के साइड में बहुत सारी कवरिंग्स है. ये जो कवरिंग्स है, ये जो कवच है,
दैट आप लेयर्स कह सकते हैं हम, इन लेयर्स को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। काइंडली गो थ्रू इट, इनको समझिए, बिकॉज जब हम बाद में सीड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सो इट इज़ वेरी बेसिकली डिपेंडेंट, इट इज़ वेरी बेसिकली रिलेटेड टू दैट। क्योंकि सीड्स बनती कैसे हैं, ओव्यूल्स ही तो बाद में सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल्स की कौन सी लेयर है। इन द एग्जाम बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये वाले पार्ट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो टेल मी कि इंटेग्यूमेंट्स जो है वो इंटेग्यूमेंट्स क्या बना रहे हैं आगे जाके जब सीड बन गया, राइट? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इंटेग्यूमेंट्स क्या हो गई, इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल को कवर कर रही हैं, ठीक है? इंटेग्यूमेंट्स एक जगह नहीं होती है, ओव्यूल में एक ऐसी जगह होती है जहां पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, वो ओपन होता है। ये जो एरिया है यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स आके रुक जाती है, इंटेग्यूमेंट्स इस एरिया को कवर नहीं करती है। तो ये जो पोर्शन खाली है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, ये होता है माइक्रोपाइल। ये जो एंड आपका है दिस इज माइक्रोपाइल। तो क्या हो गया, माइक्रोपाइल वो जगह है ओव्यूल में जहां इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? उसके बाद में इस इंटेग्यूमेंट की कवरिंग के बीच में हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को कहते हैं, उन टिश्यू को कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक, ठीक है? तो क्या हुआ, आपको क्या क्या समझ में आया? दिस इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो स्टॉक जा रही है, जो ओव्यूल को कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, उस स्टॉक को कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जब ओव्यूल पे जहां जाके अटैच होता है उस जगह को बोलते हैं हिलम। ओव्यूल्स को बाहर से कनेक्ट करने, कवर करने वाली जो लेयर्स हैं वो हो गई इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एक ऐसी जगह होती है जहां इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती है, वो कवरिंग नहीं होती है, खुली जगह होती है, वो होती है माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के ऑपोजिट साइड वाला जो एंड होता है ये होता है चैलेजा। वो एंड जहां पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ओव्यूल के उस साइड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जहां पे और उसका ऑपोजिट एंड जो ओव्यूल का बेस है उसे कहते हैं चैलेजा। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे तब हमें ये देखना है कि माइक्रोपाइल की क्या जरूरत है, माइक्रोपाइल एंड क्यों खुला है, क्यों इंटेग्यूमेंट्स नहीं है वहां पे, सो इजीली जो पॉलन ट्यूब है दैट कैन एंटर। समझ में आ गई बात आपको? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक ओव्यूल। ओके, नाउ मूविंग अहेड, इसके बीचों बीच एक अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक में ही एग सेल्स बनते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। सो एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल्स में प्रेजेंट है। ओव्यूल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। 2-3 लेयर्स होती हैं। वो एंड जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के उल्टे साइड बेस जो है ओव्यूल का, वो साइड क्या कहलाता है, चैलेजा कहलाता है। हिलम क्या है, ओव्यूल का पार्ट है जो फ्यूनिकल से अटैच है, ठीक है? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, हमने अभी ये देखा कि एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल में। ओव्यूल को क्या कहते हैं, इट इज मेगास्पोरेंजिया। व्हाट इट इज नोन एज, it is known as megasporangium. Mega, it is bigger in size. Microsporangia, pollen grains. Megasporangia आपका हो गया ओव्यूल। सो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना उसको क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियो, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है? जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनेसिस मतलब कुछ बनना, टू मेक समथिंग। और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, मेगास्पोर। व्हाट वी आर मेकिंग, मेगास्पोर।
अंडरस्टूड? मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरेंजिया, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, और ये मेगास्पोर्स कहाँ बनेंगे? मेगास्पोरेंजियम में। कहाँ पे? ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या बनेगा? एम्ब्रियोसैक बनेगा। एम्ब्रियोसैक क्या है? यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आई बात? ठीक है, so one by one we'll see how this megasporangia, megaspores are formed. ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमने देखा था कि जब माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे तो माइक्रोस्पोर्स में सम ऑफ द सेल्स स्टार्ट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं दैट अंडरगो मियोसिस। जब भी हमें गैमेट बनाना होता है तो गैमेट बनाने के लिए हमेशा मियोसिस होता है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने देखा था इन ओव्यूल्स न्यूसिलस प्रेजेंट है। ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूसिलस। ओके, वहीं पे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एडवांस होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इतना सारा साइटोप्लाज्म है विच आर केपेबल क्या बनाने के लिए? माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए। तो कुछ ऐसी सेल्स होंगी जिनके अंदर कैपेबिलिटी होंगी माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए। तो उन्हीं सेल्स को, उन्हीं टिश्यू को क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। अब हमें क्या करना है? हमें मेगास्पोर्स बनाने हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो होंगी इनके अंदर अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म तो चाहिए हमें। अब कोई सेल मियोसिस में जाएगा तो अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्म चाहिए। अब मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी? मियोसिस करेंगी। क्या करेंगी? मियोसिस। ठीक है, अच्छा, जब भी गैमेट्स बनते हैं, मियोसिस होता है, तो कितने सारे सेल्स बन के आते हैं? एक मियोसिस के बाद में हमें कितनी सेल्स मिलती हैं? 4। पॉलन ग्रेन्स में भी देखा था हमने, क्या हो रहा था? 4 माइक्रोस्पोर्स हमारे पास में आ रहे थे। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिसको हम एमएमसी कहते हैं, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी, एक डिवीजन मियोसिस 1, दूसरा डिवीजन मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज अ पार्ट ऑफ वन मियोसिस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। एक मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। एक बार जब मियोसिस 1 होता है तब हमारे पास 2 सेल्स हैं। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद में टोटली हमारे पास कितनी सेल्स आ जाती है? वी गेट 3, 4 आउट ऑफ 1 मियोसिस। जब एक मियोसिस कंप्लीट हो गया तब हमारे पास में कितनी सेल्स आ जाएंगी? 4 सेल्स आ जाएंगी। अब ये बताइए कि यहाँ क्या हुआ है? मियोसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल की जो डिप्लॉइडी होगी वो क्या होगी? 2n डिप्लॉइड। ये तो हमें पता ही है कि सारे सेल्स जो गैमेटोफाइट है उसके सारे सेल्स जितने भी सेल्स हैं प्लांट्स के वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। अब जब इसमें मियोसिस हुआ उसके बाद में हमारे पास 4 मेगास्पोर्स आ गए। कितने मेगास्पोर्स आ गए? 4 मेगास्पोर्स। पर आपको पता है, हमने रिवीजन, अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ चुके होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस जब होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब भी माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उसमें सारे माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? आपके बाद में पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ऑल आर कंपैटिबल, ऑल आर पोटेंट पॉलन ग्रेन्स। बट यहाँ क्या है? जब भी मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे हमें एम्ब्रियोसैक बनाना है। तो जब भी जो आउट ऑफ 4 सेल्स, जो हमारे पास में 4 मेगास्पोर्स आए हैं, इसमें से जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आउट ऑफ 4, 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट हो गए। एक जो चौथा बचता है हमारे पास में, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, वो क्या हो जाता है? दैट मेक्स द एम्ब्रियोसैक। अब इसमें फर्दर डिवीजन होगा।
ये याद रखना. सो व्हाट इज द बेसिक, द की डिफरेंस इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस इज कि माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो चारों माइक्रोस्पोर्स अंडरगो द पॉलन ग्रेन जनरेशन, मेल गैमेटोजेनेसिस. बट जब हमारे पास माइक्रोस्पोर्स, जब मेगास्पोर्स बन रहे हैं, 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं, तो उसमें से 3 हमेशा डीजेनरेट हो जाएंगे. एंड जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में हमारा एक एक जो मेगास्पोर बचेगा, दैट विल मेक द एम्ब्रियोसेक. अब उसमें क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा. और एम्ब्रियोसेक, जो हमारा एम्ब्रियोसेक, एवरीबडी नोज कि एम्ब्रियोसेक में हम अब अभी क्या करना है, इसमें हमें न्यूक्लियर डिवीजन करवाना है. क्यों? तभी तो ये 8 न्यूक्लिएट, तभी तो ये 8 न्यूक्लिएटर और 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे. ओव्यूल के अंदर एक सेल जो है वो अंडरगो मियोसिस करेगा और 4 मेगास्पोर्स बना के देगा. 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और जो चौथा है वो क्या होगा, वो एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, अब देखते हैं हम एम्ब्रियोसेक बनता कैसे. चलिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें एक ही स्पोर जो है वो वायबल है, एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल है. क्या है, एक ही माइक्रोस्पोर जो हमारे पास में, दैट इज फंक्शनल. राइट, so this megaspore is functional. So this condition in which only one microspore is functional, जिसमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर काम कर रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरी. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज मोनोस्पोरी. ठीक है, क्यों? क्योंकि मोनो मीन्स वन, only one spore is working, only one spore is functional, that's why it is known as monospory. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि कैसे ये फंक्शनल है, कैसे ये आगे डेवलपमेंट कर रहा है 8 सेल 7 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसैक को. ओके, सो यहाँ पे एक बार मियोसिस हो चुका है. सो आफ्टर वन मियोसिस हमें मिल गया है एक स्पोर, और अब हम इस एक स्पोर से बनाएंगे एम्ब्रियोसैक. ठीक है, नाउ वन स्पोर, एक स्पोर, एक मेगा स्पोर जो फंक्शनल था. अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन. एक मियोसिस के बाद में, आफ्टर वन मियोसिस, हमको मिल गया है एक स्पोर, मोनोस्पोर. वन मेगा स्पोर, ठीक है, एक स्पोर मिल गया, एक मोनोस्पोर जो ओनली वन स्पोर विच इज फंक्शनल. अब इस मेगा स्पोर में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन. अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन हो तो रहा है, पर अभी इसमें सेल्स नहीं बनेंगे, मींस सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा. इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन. ओनली न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन करेगा, अभी सेल वॉल नहीं बनेगी. जनरली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद में, उसके बाद में पूरा सेल डेवलपमेंट होता है. राइट, cytokinesis is there and finally that cell wall is formed. But यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ only nuclear division is going on. तो एक mitotic division हुआ, now I have one cell, now I will get, मेरे पास कितनी सेल्स हो गई, 2.
then mitotic division. Again mitotic division. How many cells I have got? How many nucleus I have got? I have got now 8 nucleus. Here 4 nucleus. Here 2 nucleus. ओके क्या हुआ? एक सेल जो था मोनोस्पोर, वो उसमें माइटोटिक डिवीजन है ये। इसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। मियोसिस हो चुका। मियोसिस होने के बाद में आफ्टर मियोसिस, मियोसिस जब एक बार हो गया, मेगास्पोर, मुझे एक मेगास्पोर मिला फंक्शनल। नाउ ओके, सो कितनी बार माइटोसिस हुआ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक मेगास्पोर था, इसमें एक बार माइटोसिस हुआ, 1 माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस के बाद में मुझे क्या मिला? 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस मिला मुझे, 1 2। फिर एक और बार माइटोसिस हुआ, दूसरी माइटोसिस के बाद में मुझे क्या मिला? 1 2 3 4 न्यूक्लियस। फिर जब तीसरी बार माइटोसिस हुआ, तो तीसरी माइटोसिस के बाद में मुझे क्या मिला? जो थर्ड टाइम माइटोसिस हुआ आफ्टर 3 माइटोसिस, कितनी बार माइटोसिस हुआ यहाँ पे? 3 टाइम्स। नाउ आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्मिंग, राइट। एम्ब्रियो सैक क्या है? जो फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस के बाद मुझे मिला 1 फंक्शनल मेगास्पोर। रेदर से एक फंक्शनल मिले तो मुझे 4 थे, पर 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गए, तो एक फंक्शनल मेगास्पोर मिला। और इस एक फंक्शनल मेगास्पोर में जब 3 बार माइटोसिस हुआ, तो 3 माइटोसिस के बाद मुझे क्या मिला? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यही हुआ, हो गया। तो यहां तक जर्नी हो गई, मेरे पास 8 न्यूक्लियस आ गए। तो क्या ये ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं रहेंगे। अब मुझे एक्सेल्स चाहिए, मुझे सिनर्जेट चाहिए, मुझे पोलर न्यूक्लियस चाहिए, पोलर सेल्स, सेंट्रल सेल चाहिए, मुझे एंटीपोडल्स चाहिए। तो अब क्या होगा? यस, अब इनका क्या होगा? रीअरेंजमेंट। इनका रीअरेंजमेंट कैसे होता है? अब जब इसका रीअरेंजमेंट होगा, किसका? नाउ नाउ 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का क्या होगा? रीअरेंजमेंट। जब इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो ये सारे सेल्स जो होंगे, सारे न्यूक्लियस होंगे, उनमें सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब सेल वॉल बननी स्टार्ट होती है, तो एक आपको क्या मिलेगा? यहां देखते हैं। अब मेरे पास क्या था? अब मुझे मिल गया 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक।
अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट होता है तो 3 सेल्स जो है आपके वो ऊपर के साइड चले जाते हैं, 3 सेल्स जो होते हैं वो नीचे के साइड में चले जाते हैं, और बीच में 2 सेल्स जो आपके बचे ये बनाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। बाकी 3 ऊपर चले गए एक साइड में और बाकी 3 नीचे के साइड। दिस इज द क्वेश्चन विच ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम। किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं that what is the formation, how the formation of megasporangium, how the formation of embryo sac development takes place, very very important, so you have to understand this। अब देखिए आफ्टर रीअरेंजमेंट जब न्यूक्लियस में क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में मेरे को क्या बनाना है, सेल वॉल बनाना है, सेल वॉल भी बनेगा और साथ साथ में अपने अपने प्लेस पे चले जाएंगे। तो इसके बाद में I have this is completely developed embryo sac, now you can see this is the very well developed embryo sac। okay, now जो 3 सेल्स ऊपर की तरफ चले गए दैट इज दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। अब देख रहे हो आप सारे न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में सेल डिवीजन, अब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस क्या हो गए, अब अच्छे से सेल वॉल बन के एक अच्छे से सेल्स तैयार हो गए हमारे पास में। तो ये जो 3 सेल्स हैं दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, और ये कौन से साइड में होते हैं, चैलेजल साइड में होते हैं। ठीक है, दिस इज चैलेजल एंड। ये जो 2 सेल्स आपको दिख रही हैं दे आर सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के एंड में these are finger like structure, they are known as filiform cells। okay, this is egg cell, ठीक है। ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, दे आर फ्रीली मूविंग, इनका कोई सेल वॉल नहीं होता, दे आर फ्रीली मूविंग इन द embryo sac। so these are 2 polar nuclei। कितनी न्यूक्लियाई है, 2 polar nuclei, ठीक है। सेंट्रल सेल, दिस इज सेंट्रल सेल, दोनों फ्यूज्ड होती है, दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है, सेंट्रल सेल। फिर आता है आपका, तो आपको कितनी सेल्स दिखाई दे रही हैं, एक सेल आपका ये हो गया, एक सेल हो गया ये 1, नाउ सी कितनी सेल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई 7। so this is 7 celled, and how many nucleus is there, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। so how many nucleus is there, 8 nucleated। क्या है, एम्ब्रियो सैक। अंडरस्टूड हाउ इट इज फॉर्म्ड, समझ में आई बात आपको। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट क्यों होते हैं, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो मेरे पास माइटोसिस के पास बाद में 8 न्यूक्लियस आते हैं। 8 न्यूक्लियस जब आपने आपको रीअरेंज करते हैं तो 3 तो चले जाते हैं चेलेजल एंड पे, 3 आ जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये जो अपैरेटस है जहां एग प्रेजेंट है, दीज फॉर्म सिनर्जिड्स एंड एग सेल्स मिला के क्या बनाते हैं, एग अपैरेटस। क्या बनाते हैं, एग अपैरेटस, ठीक है।
अगर एग अपेरेटस हो गया, तो जब अरेंजमेंट हो रहा है तो दो न्यूक्लियस यहाँ पे आके फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज नहीं कहेंगे हम, बोथ आर टुगेदर, ओके, सो दे आर टुगेदर मेकिंग टू पोलर न्यूक्लियाई, एक साथ है, ठीक है, दे आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑल, ओके। अब आगे देखें, टू पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बना रही हैं, ये बना रही है सेंट्रल सेल। So this is the basic structure of any that embryo sac. 7-celled, 8-nucleated. Okay. This is the formation of gametophyte. Female gametophyte done 1 meiosis, 3 mitosis. Okay.